हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे पीएसआई 2026 के बारे में, जिसके अंदर से अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर से साथियों अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? मेवाड़ के इतिहास के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में साथियों 4 क्लासेज हो चुकी थी, आज ये 5वीं क्लास होने वाली है। प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी मेरे भाई। और जो पीएसआई का है, अब अपन थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रूटीन बांधने वाले हैं, जिससे अपने जल्दी जल्दी से सिलेबस हो जाए और बाद में अपन एमसीक्यूज की भी क्लासेज एक स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, जिससे आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए। और जो कलाम एकेडमी के जो पेपर एनालिसिस करते हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की क्लास। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, अल्लट के बारे में अपन देखने वाले हैं। इससे पहले के जो शासनकाल थे या फिर जो राजा थे उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अल्लट के बारे में बात करें तो मेरे भाई 951 से लेकर 971 तक इनका शासनकाल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इनका जो नाम था मेरे भाई, याद रखना, आलू लावर आपको नाम देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इन्होंने राष्ट्रकूटों की सहायता साथ साथियों किस पर? परमारों को पराजित किया था, याद रखना है। दूसरा बात करें, इन्होंने नागदा के स्थान पर साथियों आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था मेरे भाई? आहड़ को राजधानी बनाया था। दूसरा बात करें तो मेरे भाई, नागदा को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? बप्पा रावल के द्वारा बनाया जाता है, थोड़ा सा याद रखना। और इम्पोर्टेंट मेरे भाई, तो याद रखना, जो अल्लट इन्होंने क्या किया था मेरे भाई, इन्होंने मेवाड़ के अंदर से सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? नौकरशाही की स्थापना की थी। दूसरा बात करें मेरे भाई इनके निर्माण कार्यों के बारे में, तो आहड़ एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इन्होंने आहड़ में साथियों वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, तो अल्लट ने क्या करवाया? अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया आहड़ के अंदर से। ठीक है, दूसरा बात करें इनके विवाह संबंध के बारे में, तो साथियों हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था, थोड़ा सा याद रख लेना। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई रण सिंह या फिर करण सिंह के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बीच में जो शासक आते हैं साथियों, उनके बारे में कभी पूछा भी नहीं गया है, ना ही आरपीएससी पूछेगी मेरे भाई। जितना अपन देख रहे हैं वह सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं मेरे भाई रण सिंह के बारे में। रण सिंह बोल सकते हो या फिर करण सिंह बोल सकते हो। यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई, इन्होंने अहोर पर्वत पर किला बनाया था, याद रखना है। इनका जो शासनकाल था वो 1158 से लेकर 1168 तक था। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, रण सिंह और करण सिंह के काल के अंदर से इनके काल में क्या होता है कि जो गोहिल है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कितने शाखाओं में मेरे भाई? 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अब होता क्या मेरे भाई, रण सिंह और करण सिंह था ना, इसके साथियों एक ही नाम है, याद रखना। इसके 2 बेटे थे। कौन कौन थे मेरे भाई? एक का नाम आता है छेम सिंह और दूसरे का नाम आ जाता है मेरे भाई राहब सिंह। क्या नाम आता है? राहब सिंह आ जाता है। छेम सिंह ने क्या किया मेरे भाई? रावल शाखा का निर्माण किया और राहब सिंह ने साथियों राणा शाखा का निर्माण किया। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना है। और बात करें मेरे भाई छेम सिंह के बारे में, तो देखो साथियों मेवाड़ पर शासन किया था रावल शाखा ने। और दूसरा बात करें मेरे भाई, जो राणा शाखा थी, इन्होंने सिसोदा ठिकाने पर शासन करने के कारण ये सिसोदिया कहलाए थे, ये थोड़ा सा याद रखना। अब साथियों जो रावल शाखा से संबंधित बात करें तो इसकी जो चौथी पीढ़ी आती है, जिसका नाम आता है मेरे भाई जैतर सिंह। जैतर सिंह का शासनकाल था वो 1213 से था। कब था मेरे भाई? 1213 से लेकर 1253 के अंदर से शासन होता है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अब। ठीक है, अब देखते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है जैतर सिंह। जैतर सिंह का जो शासनकाल था 1213 से लेकर 1253 तक आ जाता है। ये देखो मेरे भाई मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई? जैतर सिंह का जो शासनकाल था वो मध्यकालीन मेवाड़ का शासनकाल माना जाता है। अब होता क्या मेरे भाई, देखो तो नाम आता है संघर्ष का आरंभ के बारे में बात करूं तो मेरे भाई जैतर सिंह के शासनकाल के अंदर से मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ में संघर्ष आरंभ होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जैतर सिंह का जो शासनकाल था वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और बात करें में तो मेरे भाई जैतर सिंह ने क्या किया? जैतर सिंह ने गुजरात के
साथ वीर धवल को पराजित किया। याद रखना, किसको किया? वीर धवल को पराजित किया। और बात करें मेरे भाई, वीर धवल ने अपने 2 मंत्री, नाम याद रखना मेरे भाई, 2 मंत्री कौन कौन आते हैं? वास्तुपाल और दूसरे का नाम आता है तेजपाल के साथ में साथियों संधि का फरमान जैत्र सिंह के पास में भेजा और बाद में क्या कर देता है कि जैत्र सिंह उस फरमान को अस्वीकार कर देता है। थोड़ा सा याद रखना। और बात की जाए तो मेरे भाई जैत्र सिंह के समकालीन है ना, दिल्ली का जो शासक था वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था मेरे भाई जिसने क्या किया, नागदा के ऊपर आक्रमण किया और नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। बाद में क्या करता है कि नागदा जो जैत्र सिंह है वो मेरे भाई किसको राजधानी बनाता है? चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है। किसको राजधानी बनाता है? ये तो ज़्यादा ही पतला, चित्तौड़ को राजधानी बनाता है। कौन बनाता है मेरे भाई? याद रखना ये भी, ये बनाता है चित्तौड़ को या फिर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाता है। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। किसके द्वारा बनाया गया मेरे भाई? याद रखना जैत्र सिंह के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई, एक मैन इंपॉर्टेंट युद्ध आता है, बहुत बार पूछा जाता है, उस युद्ध के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नाम आता है मेरे भाई भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध है मेरे भाई 1227 में होता है। बहुत सारी किताबों में 1234 में भी दे रखा है, लेकिन एक्यूरेट मानिए तो मेरे भाई 1227 में भूताला का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैत्र सिंह हो गया और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध होता है। इसका जो परिणाम होता है मेरे भाई क्या होता है कि इल्तुतमिश पराजित हो जाता है और जैत्र सिंह यहाँ पर से विजय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और बात करें मेरे भाई, जैत्र सिंह के 2 सेनापति थे, एक का नाम था बालक और दूसरे का नाम था मेरे भाई मदन। ये दोनों के दोनों क्या थे मेरे भाई? ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। याद रखना मेरे भाई क्या हो जाते हैं? ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो गए। ये थोड़ा सा याद रखना। इस युद्ध की जानकारी के बारे में बात करें तो मेरे भाई बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। कौन सा ग्रंथ है? जयसिंह सूरी के ग्रंथ आता है, हमीर मदमर्दन में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसमें हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करते हैं मेरे भाई जैत्र सिंह की नई राजधानी और अन्य संघर्षों के बारे में। यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई? राजधानी का विध्वंस हो जाता है। भूताला युद्ध से लौटते हुए इल्तुतमिश की सेना ने नागदा पर आक्रमण कर दिया मेरे भाई और उसको नष्ट कर दिया। और बाद में क्या करता है कि जैत्र सिंह है ये क्या करता है? अपनी नई राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाता है। ये थोड़ा सा मैंने पहले भी बता दिया गया था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर से याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, एक और अन्य आक्रमण आपको देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नाम आता है मेरे भाई नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 ईस्वी में जैत्र सिंह के खिलाफ साथियों एक असफल अभियान भी किया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब जैत्र सिंह के बाद में साथियों इसका बेटा ना आता है जिसका नाम था तेज सिंह। ये रहा आपके पास में तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में बात करें तो मेरे भाई तेज सिंह का जो शासनकाल था वो 1253 से लेकर 1267 तक आपको देखने को मिलता है। और कहीं कहीं मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलेगा? 1261 से लेकर 1267 भी आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ये कौन था? ये जैत्र सिंह का बेटा था। अब इसकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं मेरे भाई कि तेज सिंह की कौन कौन सी उपाधियां थी। तो ये थे मेरे भाई आपके पास में उपाधियां देखने को मिलती हैं। उमापति, वरलब्ध, प्रौढ़, प्रताप था। दूसरी उपाधि बात करें मेरे भाई परम भट्टारक आ जाती है। तीसरी बात करें परमेश्वर आ जाती है। और चौथी बात करें तो मेरे भाई महाराजा धीराज आपको देखने को मिल जाती हैं। सारी की सारी उपाधियां तेज सिंह की आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और बात करें मेरे भाई 1253-54 के अंदर से क्या होता है कि बलबल के आक्रमण को इनके द्वारा विफल किया जाता है, थोड़ा सा याद रखना। अब तेज सिंह के शासनकाल के अंदर से बात करें तो तेज सिंह की जो रानी थी मेरे भाई नाम आ जाता है जैतलदे। याद रखना जैतलदे ने चित्तौड़गढ़ के अंदर से साथियों श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करते हैं मेरे भाई मेवाड़ चित्रकला का उदय अपन बात करते हैं। मेवाड़ चित्रकला का उदय के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात होती है तो इन्हीं के काल में साथियों मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था मेरे भाई? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया था। याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। इसके जो रचनाकार थे मेरे भाई
कमल चंद्र आपको याद रखना है। दूसरा बात करें कहाँ पर लिखा गया, आहड़ में लिखा गया था, याद रखना है। इसका जो माध्यम था, पर मीडियम बात करें तो मेरे भाई ये ताड़ पत्थर पर लिखा गया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये मेवाड़ चित्रकला का उदय होता है और इम्पोर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण शुद्ध चूर्णी है, इसका जो रचनाकार है कमल चंद्र है। आहड़ में लिखा गया था, किस पर लिखा गया था, ताड़ पत्थर पर लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर से पहले ही लगा दिया है। अब तेज सिंह के बाद में साथियों नाम आता है किसका, समर सिंह का काल आता है। समर सिंह का जो शासन काल था वो 1267 से लेकर 1302 के मध्य आपको देखने को मिलता है। जो तेज सिंह का पुत्र था ये रहा आपके पास में समर सिंह। समर सिंह का जो शासनकाल था वो 1267 से 1302 के मध्य आपको देखने को मिलता है। ये तेज सिंह का पुत्र था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और बात करें तो मेरे भाई समर सिंह की जो शिलालेखों में उपाधियां हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो आते हैं मेरे भाई शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, आबू शिलालेख में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदस्य सूर, ये चिरवे के शिलालेख में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई समर सिंह के शासनकाल के अंदर से क्या होता है कि दिल्ली का जो शासन था, अलाउद्दीन की सेना थी मेरे भाई, 1299 के अंदर से क्या होता है कि गुजरात अभियान पर जा रही थी, तो समर सिंह ने उससे क्या वसूला था, कर वसूला था। और बात करें मेरे भाई इस कर वसूलने की जो जानकारी मिलती है वो जिन प्रभु सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प में देखने को मिल जाती है। ये देखो साथियों सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से देखने को मिलती है। समर सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर से क्या होता है कि दिल्ली का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ये क्या करता है कि मेरे भाई गुजरात पर आक्रमण के लिए जाता है। तो यहाँ से वो रास्ता चूज करता है, चूज करने के बाद में क्या कहता है, यहाँ का जो मेवाड़ का शासक था समर सिंह, ये बोलता है कि हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो इसलिए हमें कर चाहिए। तो यहाँ पर से 1299 की घटना आती है। 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी तो समर सिंह ने उससे मेवाड़ से गुजरने के लिए दंड या फिर कर वसूला था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब और चर्चा करते हैं मेरे भाई समर सिंह और दिल्ली शासक के बारे में, दिल्ली शासन के बारे में। तो देखो साथियों दिल्ली सल्तनत और बनाम मेवाड़ के बारे में अपन चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 1526 के मध्य। इस समय दिल्ली पर साथियों किसका शासन था, खिलजी वंश का शासक था, 1290 से लेकर 1320 तक था। उस समय जो शासक था मेरे भाई जलालुद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी बनता है। 1296 से 1316 के मध्य बात होती है। और उधर बात करें मेवाड़ की तरफ साथियों, गुहिल वंश द्वारा शासित एक शक्तिशाली राजपूत शासक यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से आपको मैप में दिखा रखा है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई कि इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है मेरे भाई, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य संघर्ष पनप जाता है। मतलब कि संघर्ष का कारण क्या था, संघर्ष का कारण मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई वो कर वसूलना ही था। ये रहा आपके पास में देखो संघर्ष का बीज समर सिंह द्वारा कर वसूली का कारण माना जाता है। 1299 के अंदर से बात होती है। देखो 1299 में जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी तब मेवाड़ के शासक समर सिंह ने उनकी सेना से दंड कर वसूला था, ये थोड़ा सा याद रखना है। जो चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ। इस घटना की जो जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ के विरुद्ध यहाँ पर से कर दिया जाता है। तो जानकारी किससे मिलती है मेरे भाई, नाम आता है जिन प्रभु सूरी का ग्रंथ है तीर्थकल्प, उससे आपको देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अब और बात करते हैं मेरे भाई समर सिंह। समर सिंह के साथियों दो बेटे थे, कौन कौन थे, एक तो नाम था रतन सिंह और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। वो चीज़ें अपन यहाँ पर से चर्चा करते हैं। ये रहा मेरे भाई मेवाड़ का उत्तराधिकार रावल रतन सिंह होता है। यहाँ पर से साथियों समर सिंह के दो पुत्र थे, कौन कौन आते हैं, एक आता है रतन सिंह और दूसरा आता है मेरे भाई कुंभकर्ण। रतन सिंह क्या करता है मेरे भाई, चित्तौड़ के शासक बने थे, याद रखना है। रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। कुंभकर्ण था मेरे भाई नेपाल में गुहिल वंश की शाखा की स्थापना की थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि नेपाल में गुहिल वंश की शाखा की या फिर गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, तो कुंभकर्ण के द्वारा की जाती है, जो समर सिंह का पुत्र था।
बाद में बात करें मेरे भाई समर सिंह के बाद में उसके पुत्र रतन सिंह है, वो 1302 में मेवाड़ का शासक संभालता है। ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई जो समर सिंह था, उसके समर सिंह के काल के अंदर से दरबारी विद्वान और शिल्पकार बहुत बार पूछा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर से याद रख लेना। ये रहा आपके पास में समर सिंह का दरबार और उनका ज्ञान और कला का केंद्र के बारे में अपन थोड़ा सा पूछा जाता है। तो देखो मेरे भाई इनके दरबारी विद्वानों के बारे में अपन चर्चा करें तो नाम आता है रतन प्रभु सूरी, दूसरे का नाम आता है मेरे भाई पार्श्वचंद्र, तीसरे का नाम आता है भावशंकर, वेद शर्मा और शुभचंद्र। इनको थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। आरपीएस इस ट्रेंड से पूछ रही है कि आपको ऐसा अटपटा नाम देगी तो आपसे पूछ सकती है। ठीक है। तो ये सारे के सारे रतन प्रभु सूरी, पार्श्वचंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र, ये सारे के सारे मेरे भाई समर सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई शिल्पी और कलाकारों के बारे में अपन बात करें। शिल्पी केल्हण, दूसरा बात करते हैं शिल्पी करम सिंह आता है, पदम सिंह आ जाता है और केल सिंह। ये थोड़ा सा याद रखना, ये समर सिंह के क्या थे, शिल्पी और कलाकार थे। अब बात करते हैं मेरे भाई नाम आता है किसका, रतन सिंह के बारे में अपन चर्चा करते हैं। रतन सिंह का जो शासनकाल था वो 1301 से लेकर 1303 तक आपको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से बात करें तो आपको कहीं 1302 भी नजर आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। इनके समकालीन दिल्ली का जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर से क्या होता है कि मेरे भाई रतन सिंह और दूसरा नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष होता है। उन संघर्षों के कारणों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, आक्रमण के मुख्य कारण कौन कौन से थे। ठीक है, यहाँ पर से आक्रमण के मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसकी एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा हुआ करती थी। वह पूरे भारत पर आक्रमण कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा बात करें चित्तौड़ दुर्ग है ना, उसका सामरिक और भौगोलिक महत्व बहुत माना जाता था। यह दुर्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने के मार्ग पर स्थित था। ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये कारण भी था आक्रमण का। दूसरा बात करते मेरे भाई, दूसरा आता है मेरे भाई जो रतन सिंह है, रतन सिंह के जो पिता थे नाम आता है समर सिंह। समर सिंह की सेना द्वारा, समर सिंह के द्वारा साथियों जो वहाँ पर से कर वसूला जाता था, वो भी यहाँ पर से मेन रीजन था। अलाउद्दीन खिलजी इस घटना का क्या करना चाहता था, बदला लेना चाहता था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, रतन सिंह का हिंदू होना भी एक कारण था। खिलजी की धार्मिक कट्टरता भी एक कारण मानी जाती है इसके अंदर से। और एक लास्ट में बात करें तो मेरे भाई आता है कौन सा, पद्मिनी प्रकरण। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, जिसमें से मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के अनुसार लिखा गया था। ये कारण भी यहाँ पर से आक्रमण के कारण आपको देखने को मिलते हैं। 5 कारण आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 5 कारण थे मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के। अब होता क्या है मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान आता है। अब देखो साथियों, 28 जनवरी की बात आती है। 28 जनवरी 1303 को प्रारंभ होता है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। ठीक है, यहाँ पर से आपको यहाँ पर से सारी चीज़ें दिखा रखी है। यहाँ पर से देखो साथियों, 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान प्रारंभ होता है। थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे भाई शिविर की स्थापना की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी और बेड़च नदियों के पास से चित्तौड़ी पहाड़ी पर अपना शिविर लगाया था, याद रखना है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई कि कौन सी नदी के किनारे, गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे चित्तौड़ी पहाड़ी पर अपना शिविर लगाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, 8 माह का घेरा यहाँ पर से रखता है। राजपूतों ने साथियों 8 महीने तक वीरतापूर्वक दुर्ग की रक्षा की थी। थोड़ा सा याद रखना। बाद में साथियों एक समय आता है 26 अगस्त 1303 को। 1303 को साथियों क्या होता है कि खिलजी का दुर्ग पर आक्रमण और विजय हासिल कर ली जाती है यहाँ पर से। ठीक है, अब यहाँ पर से होता क्या मेरे भाई, युद्ध पर आक्रमण तो हो जाता है 26 अगस्त 1303 को। तो यहाँ पर से खिलजी के द्वारा साथियों क्या हो जाता है, आक्रमण और विजय प्राप्त कर ली जाती है। यहाँ पर से अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं रक्षा के महानायकों के बारे में जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो नाम आता है मेरे भाई, इनके 2 सेनापति देखने को मिलते हैं राणा रतन सिंह के। कौन सा आते हैं मेरे भाई, रावल रतन सिंह के। कौन कौन आते हैं, एक का नाम आता है गोरा। दूसरा बात करें मेरे भाई बादल। गोरा कौन था, पद्मिनी के चाचा थे। और बादल बात करें तो मेरे भाई ये पद्मिनी के भाई थे। ये दोनों के दोनों साथियों क्या करते हैं, दोनों युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई
रतन सिंह के जो सेनापति के बारे में बात करें तो गोरा और ये है ना, गोरा और बादल, ये थोड़ा सा याद रखना, जो मैं आपको यहाँ पर से दोबारा से बता चुका हूँ। दूसरा नाम आता है मेरे भाई सिसोदिया के सामंतों के बारे में। सिसोदिया के सामंतों के बारे में बात करें तो मेरे भाई नाम आता है लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों के साथ में अलाउद्दीन से लड़ते हुए वीरगति को यहाँ पर से ये भी क्या हो जाते हैं मेरे भाई, प्राप्त हो जाते हैं। अब चर्चा करते हैं मेरे भाई इसी युद्ध के अंदर से एक क्या होता है मेरे भाई, चित्तौड़ का पहला साका होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जब यहाँ पर से क्या होता है कि मेरे भाई जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची तब राजपूतों ने साका करने का निर्णय लिया था। यहाँ पर से देखो साथियों क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, केसरिया किसने किया और जौहर किसने किया वो आपको पता है, ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, देखो साका किसको कहते हैं, तो आपको सबको पता है मेरे भाई, केसरिया और जौहर दोनों को संयुक्त रूप को आपको साका देखने को मिल जाता है। केसरिया के बारे में बात करें, राव रतन सिंह के नेतृत्व में सभी राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहनकर दुर्ग के द्वार खोल दिए और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा बात करते हैं जौहर, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 छत्रानियों ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए जौहर या फिर अग्नि जौहर किया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और बात करें मेरे भाई, ये जो शाखा था तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था और राजस्थान का दूसरा शाखा था, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होता है कि साथियों मेन रूप से बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी है इस चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेता है और बाद में क्या करता है साथियों, इसका नाम चेंज कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, खिजराबाद कर देता है। तो बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। खिजराबाद और नया प्रशासक भी बना दिया जाता है। यहाँ पर से क्या होता है कि पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, इसको हटाने के बाद में इसका नाम कर दिया गया खिजराबाद। अपने खिज्र खां के पुत्र था इनका, उनके पुत्र के नाम पर इनका नाम कर दिया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई हैं कि चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था, याद रखना है। और उसको क्या कर दिया था मेरे भाई, खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। अब और चर्चा करते हैं मेरे भाई चित्तौड़ जो दुर्ग है उसका प्रशासक के बारे में। 1303 की बात आती है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों और भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से क्या देखो मेरे भाई, खिलजी की छाप आपको देखने को मिलती है। निर्माण और अभिलेखों के बारे में बात करते हैं। खिज्र खां ने साथियों दुर्ग के आसपास के मंदिरों को तुड़वाकर उन पत्थरों से साथियों गंभीर नदी में एक पुल बनवाया था, याद रखना है, ये पुल आपके पास में आ जाता है। दूसरा बात करें, दुर्ग की तलहटी पर एक मकबरा बनाया था जिसे फारसी लेख में साथियों अलाउद्दीन को ईश्वर की छाप एवं संसार का रक्षक बताया गया है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब आपके पास में आता है देखो साथियों एक प्रत्यक्षदर्शी विवरण के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान का जो प्रसिद्ध विद्वान है नाम आता है मेरे भाई अमीर खुसरो के साथ में आए थे, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाम आता है मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है, खजाइन उल फतू है या फिर बोल सकते हो कि तारिक ए अलाई में, इसमें से युद्ध का आंखों देखा वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। आपसे सीधा सीधा सवाल क्या पूछेगा कि खजाइन उल फतू है या फिर तारिक ए अलाई ये किसका ग्रंथ है मेरे भाई, तो याद रखना अमीर खुसरो का इसका ग्रंथ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई जो चित्तौड़ दुर्ग है उसका प्रशासन के बारे में, तो 1303 से लेकर 1313 तक तो खिज्र खां रहता है। फिर 1313 से 1321 तक सोनग्राज चौहान मुछलारा वो रहता है, सोनग्राज मालदेव रहता है। और 1321 से 1325-26 तक साथियों यहाँ पर से बनवीर रहता है, थोड़ा सा याद रखना। सारी चीज़ें यहाँ पर से लिखा रखी हैं देखो। चित्तौड़ का बदलता शासक 1303 से लेकर 1326 तक रहता है। 1303 से 1313 तक तो खिज्र खां रहता है। और 1313 से 1321 तक का सोनग्राज चौहान मालदेव या फिर मुछला यहाँ पर से रहता है। 1321 से 1326 में बनवीर या फिर जयसिंह मालदेव का पुत्र था वो यहाँ पर का शासक रहता है, ठीक है। अब 1326 तक तो बात हो गई। 1326 के बाद में क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर से दोबारा से इस चित्तौड़ दुर्ग का पुनरुत्थान होता है। हमीरदेव द्वारा चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है मेरे भाई, याद रखना। देखो यहाँ पर से चीज़ें लिखी गई हैं कि सिसोदा के सामंत नाम आता है लक्ष्मण सिंह के वंशज कौन नाम आता है, हमीरदेव सिसोदिया। कौन आता है मेरे भाई, हमीरदेव सिसोदिया के द्वारा 1326 में बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। और इसी के साथ में मेवाड़ में गुहिल वंश की राणा शाखा का प्रारंभ होता है, याद रखना है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ के प्रशासन के बारे में।
तो देखो चित्तौड़गढ़ का जो प्रशासन है रावल रतन सिंह के बाद के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कौन था, यहाँ पर से रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह के बाद में अलाउद्दीन खिलजी इसका शासक बनता है और 1303 में साथियों खिज्र का अपने अलाउद्दीन मतलब अपने बेटे को नियुक्त करता है। और बाद में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो प्रशासक मुछला मालदेव को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और बाद में बात करें तो मेरे भाई मुछला मालदेव है, मुछला मालदेव के बाद में इसका जो प्रशासक होते हैं इसके बेटे बनते हैं। 1321 से 1326 तक आपको देखने को मिलता है। एक तो नाम आता है मेरे पास जैसा सिंह, जैसा सिंह बोल सकते हो या फिर जय सिंह बोल सकते हो। ये किसके अनुसार, ये GH ओझा के अनुसार बताया जाता है कि इसको बनाया जाता है। लेकिन बात करें मेरे भाई यहाँ पर से बनवीर को, तो यहाँ पर से कौन बनाता है, ये रणकपुर अभिलेख में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना इस चीज़ को आप। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से सिसोदिया शाखा के बारे में। तो सिसोदिया शाखा के बारे में बात करें तो मेरे भाई उससे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर देखो गुहिल वंश की दो प्रमुख शाखाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। रण सिंह और करण सिंह के शासनकाल के अंदर से साथियों दो शाखाओं के बारे में अपन ने देखा था। यहाँ पर से जो बड़ा पुत्र था क्षेम सिंह, ये रावल शाखा का था। दूसरा बात करें मेरे भाई इसका जो अंतिम शासक था रावल रतन सिंह था। दूसरा बात करें मेरे भाई जो छोटा पुत्र था राहब, ये राणा शाखा मेरे सिसोदिया शाखा का संस्थापक बनता है। सिसोदा गांव में जाकर गांव की जागीर इसी कारण साथियों सिसोदिया कहलाए थे, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई सिसोदिया त्याग और वीर गाथा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई कि सिसोदा गांव की जागीरदार होने के कारण ये सिसोदिया कहलाए थे। चित्तौड़ आक्रमण 1303 में साथियों राहब के वंशज सिसोदा के सामंत लक्ष्मण देव अपने 7 पुत्रों के साथ में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो मैंने पहले बताया था। दूसरा बात करते हैं जीवित उत्तराधिकारी लक्ष्मण देव के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह के पुत्र हमीर ने इस वंश को आगे बढ़ाया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब रावल से राणा में चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, रावल से राणा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। रावल बात करें तो मेरे भाई हमीर से पूर्व मेवाड़ के घुइल शासक रावल कहलाते थे। अंतिम शासक था वो रतन सिंह था। राणा हमीर बात करें तो मेरे भाई राणा के बारे में, तो हमीर के बाद में मेवाड़ के घुइल शासक या फिर राणा सिसोदिया कहलाए थे, थोड़ा सा याद रखना। सिसोदिया शाखा के जो संस्थापक माने जाते हैं वो राहब माने जाते हैं और मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य के जो संस्थापक माने जाते हैं वो राणा हमीर माने जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब चर्चा करेंगे किसके बारे में, अपन राणा हमीर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये रहा आपके पास में राणा हमीर। राणा हमीर का जो शासनकाल था मेरे भाई ये 1326 से लेकर 1364 तक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मेवाड़ के उद्धारक इनको कहा जाता है। और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से इनको पिता हैं अमर सिंह आते हैं। दादा बात करें तो मेरे भाई लक्ष्मण सिंह आते हैं। माता बात करें तो उर्मिला देवी आपको याद रखना है। उपनामों के बारे में बात करें तो मेरे भाई इनको मेवाड़ का उद्धारक या फिर प्रबल हिंदू कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। देखो साथियों इनके ऐतिहासिक कार्यों के बारे में, तो देखो 1326 में मालदेव के पुत्र बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया और मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य की नींव रखी जाती है राणा हमीर के द्वारा, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं इनकी उपाधियों के बारे में। तो हमीर की उपाधियां और उपनाम, मेवाड़ का उद्धारक एवं प्रबल हिंदू इनको कहा जाता है। उपाधियों के बारे में बात करें तो साथियों विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान। दूसरा बात करें तो देखो कुंभलगढ़ परिस्थिति और शिलालेख में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई एक और उपाधि आपको देखने को मिलेगी वीर राजा की। ये साथियों यहाँ पर से किसमें से देखने को मिलेगी, मारना कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना है। अब इनके शासनकाल के समय साथियों एक युद्ध होता है सिंगोली का युद्ध 1326 के अंदर से। और सिंगोली कहाँ पर पड़ती है मेरे भाई, बांसवाड़ा में पड़ती है। किस किस के मध्य होता है, हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था उनके मध्य होता है। और इसमें से हमीर विजय रहता है, ये देखो आपके पास में देखने को मिलता है। इसमें से सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में 1326 में होता है। किसके बीच, राणा हमीर मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का शासक था। परिणाम क्या रहता है कि हमीर इसमें से जीत जाता है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई महत्व क्या था, इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत पर मेवाड़ की सैन्य श्रेष्ठता को पुनः स्थापित कर दिया था, ठीक है। और बात करते हैं मेरे भाई हमीर के अन्य प्रमुख कार्यों के बारे में। तो एक तो आता है सैन्य विजय।
जेलवाड़ा पाली के शासक नाम आता मेरे भाई राघव को पराजित किया। दूसरा नाम आता ईडर, गुजरात के शासक आता जेतकर्ण को भी पराजित किया। ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें से जानकारी किसमें मिलती है मेरे भाई, ये जानकारी के जो स्रोत आते हैं सरंगी ऋषि का शिलालेख है 1428 में लिखित गया था, उसमें से आपको देखने को मिलता है जो हमीर ने जेलवाड़ा पाली के शासक राहब को हराया। और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा नाम आता है कौन सा, ईडर के जो है फिर गुजरात के जो शासक आता है जेतकर्ण को पराजित किया। सारी की सारी जानकारी सरंगी ऋषि का शिलालेख उसमें से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं निर्माण कार्यों के बारे में, तो साथियों चित्तौड़ दुर्ग में अपनी इष्ट चित्तौड़ दुर्ग में यहाँ पर से देखो क्या देखने को मिलेगा, 2 बार लाइन लिख गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो लिखा गया कि चित्तौड़ दुर्ग में अपनी इष्ट देवी अन्नपूर्णा देवी, याद रखना मेरे भाई, अन्नपूर्णा देवी बीरवड़ी माता का मंदिर भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है। अब दूसरा जो शासक आता है मेरे भाई, राणा हमीर के बाद में जो शासक आएगा ना मेरे भाई, उसका नाम आएगा राणा छेतर सिंह या फिर खेता सिंह, जो 1364 से 1382 के मध्य आपको देखने को मिलता है, जो राणा हमीर का पुत्र था। प्रमुख विजयों के बारे में बात करें तो मेरे भाई, इसने क्या किया, अजमेर, मांडलगढ़ और जहाजपुर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था, याद रखना है। दूसरा बात करें, मालव के शासक दिलावर खां गौरी को पराजित किया, जिसने मेवाड़ मालवा संघर्ष आरंभ होता है, याद रखना है। 1382 में साथियों क्या होता है कि 1382 में बूंदी का शासक का नाम आता है लाल सिंह हाड़ा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके दासी पुत्र मेरे भाई चाचा और मेरा थे, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में साथियों शासक आता है कौन, महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा, जो साथियों छत्र सिंह का पुत्र था। 1382 से लेकर 1481 तक चलता है। ठीक है, 1421 तक। दूसरा बात करें देखो साथियों, महाराणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इससे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। इनका जो शासनकाल था वो 1382 से लेकर 1421 तक था। राणा छत्र सिंह के पुत्र थे। इनका जो आर्थिक समृद्धि काल बात करें तो मेरे भाई, इनके शासनकाल में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली थी, जिससे राज्य की आय में भारी वृद्धि हुई थी, याद रखना है। इस आय से साथियों किलों और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इनके समय साथियों एक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का भी निर्माण करवाया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, देखो लाखा की जो संस्कृति, विद्वान और युद्धों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों, इनके जो दरबारी विद्वान थे, संस्कृति के बारे में बात करें तो कौन कौन से आते हैं, जोटिंग भट्ट और दूसरा का नाम आता है मेरे भाई धनेश्वर भट्ट, आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा दोनों के दोनों क्या थे मेरे भाई, ये संस्कृत के विद्वान थे, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई इनके सैन्य अभियानों के बारे में, तो 1396 में जफर का जो गुजरात के मांडलगढ़ आक्रमण को विफल किया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा था कि दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन सेकंड को बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था, याद रखना है। हिंदुओं के तीर्थ यात्रा कर को इनके द्वारा समाप्त किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई तारागढ़ जीतने की प्रतिज्ञा। अब यहाँ पर से क्या होता है कि साथियों लाखा ने बूंदी का तारागढ़ दुर्ग न जीत पाने के पर साथियों क्या होता है कि अन्न जल त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रतिज्ञा तत्काल पूरी करवाने के लिए साथियों मेवाड़ में एक नकली तारागढ़ दुर्ग बनाया गया था। इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए बूंदी के हाड़ा सैनिक कुंभा, याद रखना मेरे भाई, कुंभा नहीं, ये कुंभकर्ण है, याद रखना मेरे भाई, क्या नाम आता है, कुंभकर्ण या फिर कुंवर हाड़ा, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक और आपको देखने को मिलेगा लाखा के शासनकाल में अन्य प्रमुख घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर से साथियों गलकी नटने का स्मारक भी देखने को मिलता है, जो पिछोला झील के पास बिंजारी नामक स्थान पर बना चबूतरा आपको देखने को मिलता है, जो लाखा द्वारा वचन भंग करने की प्रतिज्ञा माना जाता है। अभी देखो साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि एक जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील को साथियों वो जो नटनी होती है, उस नटनी को द्वारा पार किया जाने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं इसको पार कर देती हूँ। तो राणा लाखा बोलता है कि अगर तू इसको पार कर देगी ना तो मैं तेरे को आधा साम्राज्य मेरा दे दूंगा। बाद में क्या होता है कि मेरे भाई वो जैसे ही बीच में पहुँचती है तो उसके जो राणा लाखा के जो शासनकाल के अंदर से जो लोग थे उनके द्वारा उस रस्सी को काट दिया जाता है और बाद में वो डूबकर वहाँ पर से मर जाती है। तो उसी के अंदर से साथियों उसकी याद में एक चबूतरा भी बनाया हुआ है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता देखो नारियल प्रकरण के बारे में।
देखो साथियों, इस नारियल प्रकरण के बारे में बहुत सारे लोग कहानियों में टाइम पास कर लेते हैं। मेरे पास में टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है मेरे भाई। सीधी सी बात, आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए, इसलिए अपन जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। नारियल प्रकरण के बारे में बात करें तो मेरे भाई, मारवाड़ के राव चोंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई के विवाह का नारियल लाखा के पुत्र किसको भेजा मेरे भाई? कुंवर चोंडा के लिए भेजा था, जिसने मेवाड़ के इतिहास की दिशा बदल देती थी। ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो साथियों, यहाँ पर से आपको कथा देखने को मिल जाती है। इधर एक तरफ मेवाड़ है, दूसरी तरफ मारवाड़ है। यहाँ पर से देखो साथियों, मेवाड़ का जो शासक था वो था महाना लाखा। उधर बात करें मेरे भाई, मारवाड़ का जो शासक था राव चोंडा था। इसके जो पुत्र थे रणमल राठौड़, और इसकी जो पुत्री थी हंसाबाई। और इसका साथियों महाना लाखा का जो पुत्र था, नाम आता है कुंवर चोंडा, या फिर राणा चोंडा भी अपन इसको बोल सकते हैं। बाद में क्या होता है साथियों, इस हंसाबाई का जो विवाह के लिए इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन साथियों क्या हो जाता है कि शादी किसके साथ में होती है? महाना लाखा के साथ में हो जाती है। यहाँ पर से अपन चर्चा करते हैं। देखो साथियों, एक नारियल जिसने मेवाड़ का भविष्य बदल दिया गया। यहाँ पर से क्या होता है साथियों कि मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के राव चोंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह का नारियल मेवाड़ के कुंवर चोंडा के लिए भेजा था, याद रखना। अब बाद में होता क्या मेरे भाई, देखो मारवाड़ का जो राव चोंडा है, पुत्री हंसाबाई का विवाह का नारियल किसको भेजा मेरे भाई? किसके लिए भेजा जाता है? मेवाड़ का जो शासक था राव चोंडा के लिए, मतलब किसको? कुंवर चोंडा के लिए भेजा जाता है। बाद में क्या होता है मेरे भाई, ये होता है कि जब वो नारियल है ना दरबार में पहुंचता, तो बाद में क्या होता है कि जब यह प्रस्ताव दरबार में पहुंचा तो महाना लाखा ने मजाक में कहा कि अब उनके लिए नारियल कौन भेजेगा। तो साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि रणमल राठौड़ ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए एक शर्त रखी मेरे भाई। किसके सामने रखी मेरे भाई? शर्त यह रखी कि मेरी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हो सकता है यदि उनका पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, तभी हो सकता है। ठीक है। बाद में क्या होता है कि मेरे भाई राव चोंडा हैं, वो एक भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। ये रहा आपके पास में कुंवर चोंडा की भीष्म प्रतिज्ञा। मेवाड़ का एक महान त्याग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से अपन देखेंगे मेरे भाई, अपने पिता की इच्छा और मेवाड़ के भविष्य के लिए कुंवर चोंडा ने कठोर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग दिया। ठीक है। दूसरा बात करें, और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने और मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा के लिए शपथ ली थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, इस महान त्याग के कारण चोंडा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सलूम्बर के सामंत और चुंडावतों से को मिलने विशेष अधिकारों के बारे में अपन बात करते हैं। जब वो क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से होता क्या है, जो कुंवर चोंडा है ना, कुंवर चोंडा जब भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं वहाँ पर से उस राज्य को छोड़ देते हैं, तो बाद में उनको क्या कहता है मेरे भाई? सलूम्बर के सामंत बनाया जाता है। यहाँ पर से देखो साथियों क्या होता है कि महाना लाखा ने चोंडा को सलूम्बर का सामंत बनाया गया, और उनके वंशज होते हैं मेरे भाई चुंडावत सरदार कहलाए थे, और उन्हें 4 स्थायी विशेषाधिकार दिए गए थे। और कौन कौन से विशेषाधिकार थे? पहला बात करें तो मेरे भाई, मेवाड़ का नया शासक बनने से पहले सलूम्बर के सामंत की सहमति आवश्यक होगी। पहला तो ये था। दूसरा विशेषाधिकार दे रखा था कि मेवाड़ की सेना के हरावल दस्ते, मतलब कि अग्रिम पंक्ति, याद रखना जो आगे आगे का जो भाग होता है, हरावल दस्ते का नेतृत्व हमेशा सलूम्बर का सामंत ही करेगा। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, मेवाड़ के शासक के राजतिलक के दौरान शासक की कमर में शाही तलवार सलूम्बर के सामंत ही बांधेंगे। ये बात भी यहाँ पर से थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेवाड़ के शासक की अनुपस्थिति में मेवाड़ का प्रशासन सलूम्बर के सामंत द्वारा देखा जाएगा। ये 4 शर्तें आपको देखने को मिल जाती है जो सलूम्बर के सामंत के पास में हुआ करती थी। अब बाद में क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ पर से जो चित्तौड़ है, उस चित्तौड़ का जो अगला जो शासक बनता है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नाम आता है महाराणा मोकल का राज्यारोहण, जो 1421 से 1433 के मध्य आपको देखने को मिलता है। महाराणा लाखा के बाद में साथियों महाराणा मोकल है, वो यहाँ पर शासक बनता है 1421 से 1433 के अंदर से। महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र मोक्कल है ना, ये कौन था मेरे भाई? महाराणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र मेवाड़ के नए शासक बनते हैं। क्योंकि क्या होता है कि साथियों मोक्कल है वो अल्प आयु थे, मतलब कि कम उम्र थी। राणा चोंडा उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? राणा चोंडा है ना, जो भीष्म पिता थे उनको क्या कहता है? संरक्षक नियुक्त किया जाता है। यह एक व्यवस्था मेवाड़ में एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत थी, यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो संरक्षक कौन बनता है मेरे भाई? राणा चुंडा बनता है, किसका? मोकल का। लेकिन उसकी माँ के मन में क्या रहता है मेरे भाई? हंसाबाई के मध्य दिमाग में क्या होता है? संदेह रह जाता है कि जो मेन रूप से बात करें
राणा चुंडा है जो अब उसके पुत्र को क्या करता है मेरे भाई, हानि पहुंचा सकता है, तो उसके दिमाग में ये सब विचार चलने लग जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है मेरे भाई, जो राणा चुंडा है ना, यहाँ पर से क्या होता है कि इस अविश्वास से निराश होकर साथियों राणा चुंडा मेवाड़ छोड़कर क्या करते हैं, मांडू चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, मांडू चले जाते हैं, यहाँ पर से याद रखना है। अब मांडू जाने के बाद में क्या करते हैं साथियों, अपनी जगह किसको करते हैं मेरे भाई, जाने से पहले चुंडा अपने स्थान पर मोकल का संरक्षक साथियों राघव देव को नियुक्त करते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जब जैसे ही साथियों जो मांडू चला जाता है, कौन, राणा चुंडा चला जाता है। चुंडा जाने के बाद में साथियों क्या होता है कि हंसाबाई के भाई रणमल राठौड़ का मेवाड़ के शासक पर क्या होता है मेरे भाई, प्रभाव बढ़ता चला जाता है। बाद में साथियों एक युद्ध होता है, उसका नाम बात करें तो गागरोन का युद्ध। गागरोन का 1423 में होता है, याद रखना है। कहाँ पर से होता है, गागरोन झालावाड़ में होता है। देखो साथियों किस किस के मध्य होता है, तो याद रखना अचलदास खींची जो गागरोन के शासक थे, मोकल के बहनोई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से जो मालवा का शासक था, हिन नाम आता है मेरे भाई हेसंग शाह, जो मालवा का शासक था, इनके मध्य होता है। बाद में क्या होता है मेरे भाई, जो परिणाम होता है हेसंग शाह विजय रहते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो साथियों महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा इन्हीं के समय होता है। अचलदास खींची ने केसरिया किया और उनकी पत्नी रानी लीला जो मेवाड़ी अगर बोल सकते हो कि मोक्कल की बेटी थी, उसने जोहर किया था, याद रखना। इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है शिवदास गांडन द्वारा रचित अचलदास खींचीरी वचनिका में मिलती है, थोड़ा सा याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि अचलदास खींचीरी वचनिका किसके रचनाकार कौन है, तो याद रखना आपको कौन बताना है, शिवदास गांडन। फिर चर्चा करते हैं मेरे भाई, एक और युद्ध आता है रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध होता है मेरे भाई 1428 में होता है, इसमें से मोकल विजय रहता है। कहाँ पर से होता है, रामपुरा नागौर में होता है। परिणाम क्या रहता है मेरे भाई कि महाराणा मोकल इसमें से विजय रहता है। किस किस के मध्य मेरे भाई, महाराणा मोकल और फिरोज खां जो गुजरात की सेना के मध्य होता है। यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो ये मोकल विजय रहते हैं। इसका महत्व बात करें तो मेरे भाई इस जीत ने मेवाड़ में मोकल की शक्ति को और मजबूत कर दिया गया था। अब बात करते हैं मेरे भाई कि मोकल के शासन के समय कौन कौन से स्थापत्य कला और संस्कृति की उपलब्धियां थी उनके बारे में। तो देखो साथियों समुदेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण होता है 1428 में, याद रखना है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित इस मंदिर का निर्माण मूल रूप से भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर के रूप में करवाया था। दूसरा बात करें, मोकल ने इनके अवशेषों पर इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए साथियों इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा बात करें, एकलिंगनाथ जी मंदिर का परकोटा भी इनके द्वारा करा जाता है। बप्पाराल द्वारा निर्मित इस प्रसिद्ध मंदिर के चारों ओर 4 दीवारी पर परकोटे का निर्माण भी मोकल के द्वारा करवाया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मेरे भाई कौन सा आता है, बाघेला तालाब। नागदा में अपने भाई बाघ सिंह की स्मृति में बाघेला तालाब बनवाया जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई दरबारी विद्वानों के बारे में। मोकल कला और साहित्य के संरक्षक थे, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इनके जो शिल्पिक हैं वो आज से मन्ना फन्ना और विसल आपको याद रखने हैं। कवि के बारे में बात करें तो विष्णु भट्ट और योगेश्वर आपको याद रखने हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चर्चा करते हैं कि जो मोकल है उस मोकल की हत्या किस प्रकार से होती है। एक विश्वासघात आपको देखने को मिलता है। 1433 का समय आता है। 1433 की घटना के अंदर से क्या होता है कि गुजरात के शासक नाम आता है अहमद शाह के आक्रमण को रोकने हेतु मोकल ने अपनी सेना सहित जिलवाड़ा जो पाली में पड़ाव डाला हुआ था, याद रखना। षड्यंत्र क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर से महपा पवार के कहने पर साथियों चाचा और मेरा जो मोकल के सेना में ही थे साथियों, धोखे से क्या करते हैं, मोकल की हत्या कर देते हैं, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक और नाम आता है रानी कमलावती का शौर्य के बारे में अपन बात करते हैं। मोकल की एक अन्य पत्नी कमलावती ने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर असाधारण वीरता का परिचय दिया और उन्होंने साथियों 500 सैनिकों के साथ में मुस्लिम आक्रमण का सामना किया था और अंत में क्या होता है कि साथियों वो अग्नि में कूदकर वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अध्याय का सार अपन देख लेते हैं। राणा चोंडा है, मेवाड़ के भीष्मपिता कहा जाते हैं, याद रखना। सलुम्बर के चोंडावतों को 4 विशेषाधिकार मिलते, ये भी याद रखना है। महाराणा मोकल 1421 से 1433 में लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे, ये भी याद रखना है। प्रमुख युद्धों के बारे में बात करें तो गागरोन युद्ध है,
गागरोन का युद्ध 1423 में, जो अचलदास खिची की आमद से हार हो जाती है। एक आता है रामपुरा का, जो 1428 में होता है, मोकल किस में जीत होती है। इंपॉर्टेंट बात करें तो मेरे भाई प्रमुख निर्माणों के में तो समुद्रेश्वर मंदिर, मोकल मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। एकलिंग मंदिर का, परकोटा और बाघेला तालाब का निर्माण करवाया था। दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें तो इनके जो शिल्पी थे वो मन्ना फन्ना और विचल थे। कवि बात करें तो विष्णु भट्ट और योगेश्वर आपको याद रखना है। इनकी जो हत्या होती है मेरे भाई 1433 में जिलवाड़ा में चाचा और मेरा और महपा पंवार द्वारा की जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाली क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं मेरे भाई। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस क्लास की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपसे अपन कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे मेरे भाई, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाया जाए, और आपका जो कलाम एकेडमी का जो पेपर एनालिसिस चलता है उसको भी मैं समय पर करवाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।